गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका पांडे आपको समास का अगला पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए CIS कंपटीशन कोचिंग और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए आगे चलते हैं, कंटिन्यू हम अपने टॉपिक पे। हमारा अगला समास का प्रकार है बहुब्रीहि समास। ये कौन सा प्रकार है? छठवां प्रकार है। मैंने आपको बताया है कि समास के कितने भेद हैं, तो प्रेजेंट टाइम में समास के 6 भेद हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है कि समास के कितने प्रकार हैं, तो समास के 6 प्रकार हैं। ठीक है, तो अब आइए हमारी बारी है कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। तो बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसमें बहुब्रीहि का पहले शाब्दिक अर्थ देखिए। बहुब्रीहि को 2 शब्दों से मिलकर बना है, बहु प्लस ब्रीहि। बहु का अर्थ है बहुत और ब्रीहि का अर्थ है चावल। याद रखिएगा, ये चीजें आपको जल्दी नहीं मिलेगी। बहु का अर्थ होता है बहुत और ब्रीहि का अर्थ होता है चावल, अर्थात चावल है अधिक जिस पात्र में। इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है, अर्थात चावल है अधिक जिस पात्र में। शाब्दिक अर्थ बहुब्रीहि का यही होता है। याद रखिएगा इस बात को कि अर्थात चावल है बहुत जिस पात्र में। बहुब्रीहि समास का शाब्दिक अर्थ बहु प्लस ब्रीहि शब्द से मिलकर यह बना है और इसका शाब्दिक अर्थ है चावल है बहुत जिस पात्र में। बहु का अर्थ है बहुत, ब्रीहि का अर्थ है चावल। आइए चलते हैं, इसके बारे में आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में मैंने आपको बताया है कि समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद या परपद। उत्तर पद को हम परपद भी कहते हैं। तो इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधान होते हैं। कहने का मतलब है कि जो मैंने आपको क्या बताया है कि समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। इसमें द्वंद्व समास में क्या था? दोनों पद प्रधान होते थे। इसमें दोनों पद अप्रधान, मतलब दोनों शब्द या दोनों पद अपने अपने अर्थों का परित्याग करके एक नया अर्थ लेंगे, एक नया विशेष अर्थ लेंगे। वही क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों पद अप्रधान किस समास में होते हैं, तो बहुब्रीहि समास में होते हैं। तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरे पद का अर्थ प्रधान होता है। तीसरे पद का अर्थ प्रधान होता है। अर्थात ये भी क्वेश्चन बन सकता है, या करके आप लिखते चलिएगा, दोनों पद किस समास में प्रधान होते हैं? बहुब्रीहि में। या तीसरा पद का अर्थ प्रधान होता है किस समास में? बहुब्रीहि समास में। और यदि मैं कह दूं अन्य पद किस समास में प्रधान होता है? अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है किस समास में? बहुब्रीहि समास में। किस समास में? बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। अगर मैं कह दूं कि दोनों पद अपने अपने अर्थों का परित्याग करके एक विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, वही क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास। तो लास्ट में मैं ये लिखती हूं कि दोनों पद आप भी लिखते चलिएगा, अपने अर्थों का परित्याग करके अपने अपने अर्थों का परित्याग करके एक विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। एक विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। एक विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। याद रखिएगा इस बात को। मैंने आपसे कहा कि इसमें भी 2 पद होते हैं, लेकिन दोनों पद अपने अपने अर्थों का सामान्य अर्थ
परित्याग करके एक विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, वही होता है बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन पूछेगा दोनों पद अप्रधान किस पद में होते हैं? बहुब्रीहि समास में। तीसरा पद का अर्थ प्रधान होता है किस समास में? बहुब्रीहि समास में। अन्य पद प्रधान होता है किस समास में? बहुब्रीहि समास में। दोनों पद अपने अपने अर्थों का परित्याग करके एक विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं किस समास में? बहुब्रीहि समास में। जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? चलिए देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा दोनों पद अपने अपने अर्थों का परित्याग करेंगे। एज ए एग्जाम्पल लीजिए आप, केवल समझाने के लिए। लंबोदर, पहला और दूसरा पद। पहला पद क्या है? लंबा, और दूसरा पद क्या है? उदर। उदर मतलब पेट। लंबा है उदर जिसका, इसको तोड़ने में जब इसका विग्रह करते हैं बहुब्रीहि समास का, याद रखिएगा बहुब्रीहि समास का जब विग्रह करते हैं तो जिसका लगाते हैं, तोड़ते वक्त है जिसका शब्द से इसका विग्रह किया जाता है, तो हम इसका कहेंगे लंबा है उदर जिसका। लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। तो क्या होगा? कौन है जिसको लंबोदर नाम से जो फेमस है, आपको अच्छे से पता है, वो गणेश भगवान है, गणपति देव है, जिसे हम कहते हैं गणेश जी। ये एक विशेष है, हर व्यक्ति को हम लंबोदर नहीं कह सकते। एक सामान्य सी भाषा में ये समझिए कि जो सब पर लागू नहीं होता है वही बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? जो शब्द सब पर लागू नहीं होता है वही बहुब्रीहि समास होता है। किसी विशेष पर लागू होता है वही बहुब्रीहि समास होता है। अगर वो सब पर लागू होगा तो वो बहुब्रीहि समास नहीं होगा। जैसे मैं कहूं एक दंत, एक दंत, क्या किसी एक व्यक्ति के मुंह में कोई दांत नहीं है और केवल एक दांत है, तो क्या आप उसको एक दंत कह सकते हैं? एक दंत नहीं कह सकते, क्योंकि वहां लड़ाई हो जाएगी अगर आप उसको ऐसा कहेंगे। तो एक दंत एक विशेष व्यक्ति का नाम है। किसे कहते हैं? गणेश जी। एक है दांत जिसके, अर्थात गणपति देव, गणेश जी, गजानन, ठीक है? याद है कि नहीं आपको? एक दंत भी गणेश जी को कहा जाता है। एक है दांत जिसके, अर्थात गणेश जी, अर्थात गणेश जी। जैसे कि मैंने आपको बताया है, विग्रह करने पर लंबा है उदर जिसका। उदर मतलब पेट होता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उदर मतलब क्या होता है? पेट होता है। तो जिसका उदर लंबा है, क्या हर व्यक्ति का जिसका पेट निकला रहता है सबको आप लंबोदर कह सकते हैं? कतई नहीं कह सकते, बुरा लग जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। लेकिन लंबा है उदर जिसका, लंबोदर नाम से एक विशेष व्यक्ति है, तो वो कौन है? वो आपके गणेश जी हैं। एक दंत कौन है? आपके गणेश जी हैं। ये गणेश जी की ही बात नहीं है। अगर हम नीलकंठ कह दें तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीला कंठ किसका होता है भाई? सबका नहीं होता। नीलकंठ, अगर हम कह दें नीलकंठ तो नीला है कंठ, क्या सब व्यक्ति का जिसका गला नीला हो जाए उसको नीलकंठ कह सकते हैं? जी नहीं। नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव। केवल विशेष के लिए ये किया जाता है। बहुब्रीहि समास हमेशा विशेष व्यक्तियों की बात का बोध कराता है। दोनों शब्द अपने अपने अर्थों का परित्याग करके एक विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, वही क्या होता है? बहुब्रीहि समास। यह समास इस प्रकार का समास है जो सभी समासों में हस्तक्षेप करता है, जैसे कि अव्ययी भाव में भी, द्विगु में भी, द्वंद्व में भी और कर्मधारय में भी, और सारे समासों में ये हस्तक्षेप करता है। मैं अपने इसके अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि बहुब्रीहि समास किस प्रकार से सभी समासों में हस्तक्षेप करता है, इंटरफियर करता है। तो वहां पर कौन सा समास कहा जाएगा? बहुब्रीहि समास कहा जाएगा। याद रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जैसे मैं कह दूं, एक उदाहरण लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक उदाहरण लीजिए,
त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, ये किस पे सूट कर रहा है? जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद कोई संज्ञा होता है, समूह का अर्थ कराता है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। मैंने आपको बताया था ना कि वो द्विगु समास होता है जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद संख्यावाची इसका है, हाँ है। तो लेकिन अगर हम इसको द्विगु समास में रखेंगे तो क्या ये सही है? कतई नहीं। ये किसका किसका मिक्सचर है? ये द्विगु प्लस बहुब्रीहि का मिक्सचर है। क्या है? द्विगु प्लस बहुब्रीहि का मिक्सचर है। जब किसी भी समास में दो समास उसमें बहुब्रीहि अवेलेबल है, अगर बहुब्रीहि उपस्थित है तो याद रखिएगा इस बात को कि वहां पर हमारा आंसर हमेशा बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, इसकी रूपरेखा द्विगु समास को फॉलो करती है, लेकिन त्रिनेत्र किसी विशेष को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महादेव को कहा जाता है। तीन है नेत्र जिसके, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात महादेव, अर्थात महादेव। आप अच्छे से जानते हैं मैंने क्या कहा है, अगर कोई भी रूपरेखा त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र की रूपरेखा केवल द्विगु समास को ही फॉलो कर रही है, लेकिन यह किसी विशेष की का बोध करा रहा है। त्रिनेत्र से महादेव को जाना जाता है। तीन है नेत्र जिसके, अर्थात महादेव। तो मैंने कहा है जब दो समास इंटरफियर करें जिसमें बहुब्रीहि उपस्थित हो, अगर आपको वहां बहुब्रीहि लग रहा है तो आंसर आप बहुब्रीहि ही लगाएंगे। याद रखिएगा इस बात को, आंसर आपको बहुब्रीहि लगाना है। अगर आपको किसी और समास के साथ बहुब्रीहि लग रहा है, ऐसा कोई शब्द आपके एग्जाम में आता है, तो वहां पर आंसर आप केवल बहुब्रीहि लगाएंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए और प्लीज अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए। और इस बात को याद रखिएगा कि आंसर आपका केवल बहुब्रीहि ही समास होगा। ठीक है, आइए बताते हैं हम आपको। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अपना अपना अर्थ त्याग करके एक विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, वो बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास का विकरण है जो है जिसका से किया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि बहुब्रीहि समास के कभी कभी पूछता है भेद कितने होते हैं, तो बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण बहुब्रीहि। क्या होता है? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। थोड़ा सा डीप में पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। दूसरा है व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। तीसरा है तुल्य योग समास। तुल्य योग समास, तुल्य योग समास। और चौथा है व्यतिहार बहुब्रीहि, व्यतिहार बहुब्रीहि समास। याद रखिएगा इस बात को। कितने भेद हैं भाई? भेद कितने हैं? भेद 4 हैं। भेद कितने हैं? भेद 4 हैं। पहला हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। थोड़ी थोड़ी बातें इसमें आप समझ लीजिए। आपसे इसके अंदर की बातें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन इसमें जो शब्द आएंगे वो किस में आएंगे? टोटल ये जो भी शब्द इसमें पूछे जाएंगे वो किस में आएंगे? बहुब्रीहि समास में आएंगे। फिर भी आपको ये जानना चाहिए कि समानाधिकरण क्या है, व्यधिकरण क्या है, तुल्य योग क्या है और व्यतिहार क्या है। तो मैंने आपको बताया कि बहुब्रीहि समास के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला है समानाधिकरण। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि समानाधिकरण बहुब्रीहि समास क्या होता है,
जैसे समान विभक्ति वाले शब्दों का जहाँ पर समान विभक्ति वाले शब्दों का बोध होता है वहाँ पर समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। इसके एग्जाम्पल में लिखिएगा समान विभक्ति वाले शब्द, यहाँ पे विभक्ति वाले शब्दों का बोध क्या होता है? जहाँ पर समान विभक्ति वाले शब्दों का बोध होता है वहाँ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चतुर्भुज, क्या होता है? चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, कौन है? विष्णु भगवान को कहा जाता है। चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु जी, समानाधिकरण बहुब्रीहि। मैंने आपको पहला पार्ट बताया, बस अगर आप हल्का हल्का नोट करते चलेंगे तो भी आपके लिए बहुत ही रिलेबल रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। याद रखिएगा इस बात को। त्रिनेत्र, जैसे मैं लिखूं, इसका अगला एग्जाम्पल है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात महादेव। याद है ना आपको, अभी मैंने बताया कि तीन है नेत्र जिसके अर्थात महादेव। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सहस्त्राक्ष, जैसे मैं तीसरा लूं, सहस्त्राक्ष। सहस्त्राक्ष, सहस्त्र हैं आंखें जिसकी, कौन है भाई? सहस्त्र हैं आंखें जिसकी अर्थात इंद्रदेव को कहा जाता है। याद रखिएगा इसको, बात को। किसको? सहस्त्र हैं आंखें जिसकी, सहस्त्र हैं आंखें जिसकी, कौन है? अर्थात इंद्रदेव। कौन? इंद्रदेव। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ कि आपको क्लियर कट दिखे, बहुत अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज़ अगर मेरी बातें आपको समझ में आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। आगे देखते हैं समानाधिकरण बहुब्रीहि। आप समझे कि समान विभक्ति वाले शब्दों का बोध जहाँ पर होता है वहाँ समानाधिकरण बहुब्रीहि होता है, जैसे चतुर्भुज, त्रिनेत्र, सहस्त्राक्ष। अगला देखिए, दूसरा है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए या नोट करते चलिए, जो भी आपको क्लियर लगे, आपको कंफर्टेबल लगे वो आप करिए, ठीक है। दूसरा है वैधिकरण बहुब्रीहि समास। वैधिकरण बहुब्रीहि, ये हमारा दूसरा है, वैधिकरण बहुब्रीहि समास, ठीक। वैधिकरण बहुब्रीहि समास, जैसे कि अगर हम इसमें, आपको सिंपल बात है, वहाँ समान विभक्ति, यहाँ पर असमान विभक्ति वाले शब्दों का बोध जहाँ पर होता है वहाँ कौन सा समास होता है? वैधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। असमान, असमान, असमान विभक्ति वाले शब्दों का बोध, असमान विभक्ति वाले शब्दों का बोध, जहाँ पर असमान विभक्ति वाले शब्दों का बोध होता है वहाँ पर वैधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। नोट करिए इसको जल्दी आप लोग। जैसे एग्जाम्पल्स लिखिए। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, वीड़ा पाड़ी, जैसे वीड़ा पाड़ी, मतलब मैं इसको तोड़ूंगी कैसे? आप तोड़ के दिखाइए। वीड़ा पाड़ी, वीड़ा है पाड़ी में जिसके, पाड़ी मतलब होता है हाथ, वीड़ा है पाड़ी में जिसके, किसके हाथ में वीड़ा है भाई? वीड़ा है पाड़ी मतलब हाथ, पाड़ी में जिसके अर्थात सरस्वती जी, कौन है? अर्थात सरस्वती जी, ठीक, देवी सरस्वती, उन्हीं के हाथों में वीड़ा है, ठीक है। वीड़ा पाड़ी। जैसे मैं कहूँ चंद्रशेखर, शिखर पर किसके है? चंद्र। दूसरा उदाहरण है चंद्रशेखर,
चंद्र है शिखर पे जिसके, कौन है, किसके सर पे चंद्रमा है, वो है आपके महादेव। आपको अच्छे से पता है चंद्र है शिखर पे जिसके, महादेव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महादेव को कहा जाता है। चंद्रमौली, अगर मैं कह दूं मौली है जिसके सर पे, अर्थात महादेव ही कहा जाता है। याद रखिएगा इस बात को, हमेशा याद रखिएगा। बहुब्रीहि समास जो होता है वो किसी विशेष का बोध कराता है। ये सारे शब्द विशेष हैं। अगर ये किसी और समास को टच करते हैं और आपको बहुब्रीहि भी लग रहा है तो वहाँ आपको आंसर बहुब्रीहि ही देना है। आगे देखिए, मैं आपको बताती हूँ इसका अगला पार्ट। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगला पार्ट है तुल्य योग बहुब्रीहि समास। तीसरा है प्रकार तुल्य योग बहुब्रीहि समास। तुल्य योग बहुब्रीहि समास मतलब इसको आपको देख के लग रहा होगा कि जहां पर तुलना की जा रही है, तुलना का मतलब यहाँ से नहीं लेना है, लेकिन इसको देख के आपको क्या लग रहा है? तुल्य योग बहुब्रीहि समास मतलब जिस समास में आपका पूर्व पद मतलब शुरुआत आपकी स या सह से हो। जैसे कहने का मतलब ये है, अगर ये दोनों शब्द उपसर्ग के रूप में लगे हो, उपसर्ग मतलब शब्द से जो पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं और शब्द के जो बाद लगता है उसे अव्यय कहते हैं। तो तुल्य योग बहुब्रीहि समास में यदि स या सह उपसर्ग के रूप में हो, किसके रूप में? उपसर्ग के रूप में, किसी भी शब्द में उपसर्ग के रूप में हो तो आपको वहां पर बहुब्रीहि समास लिखना है। जैसे इसका एक उदाहरण देखिए, सपरिवार, सपरिवार। जैसे मैं कहूं सहचर, इस तरह के शब्द आएंगे, सपरिवार और सहचर। जैसे परिवार के साथ है जो, सहचर साथ साथ चलने वाले को कहते हैं। मैंने आपसे क्या बताया है? उपसर्ग के रूप में अगर स या सह लगा हो तो वहां पर तुल्य योग बहुब्रीहि समास होगा। और अगर आपसे बहुब्रीहि के प्रकार नहीं पूछा जा रहा है, केवल आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ कौन सा समास है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास आप कहेंगे। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, प्लीज समझने की कोशिश करिए और प्लीज कमेंट करिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे अगला है सबल, शरीर। सारे एग्जाम्पल्स नोट करिए। शरीर के साथ है जो, बल के साथ है जो, साथ साथ चलने वाले को कहते हैं सबल। ऐसे शब्द तुल्य योग बहुब्रीहि समास में आते हैं। याद रखिएगा, उपसर्ग और सह देख के अव्ययी भाव आप कतई नहीं लगाएंगे। ये देखने में कॉल क्या लग रहा है? अव्ययी भाव। मैंने आपको बताया है, लेकिन जहां भी अव्ययी, जिस भी समास में अगर बहुब्रीहि समास हस्तक्षेप करता है, तो जिस भी शब्द में अगर हस्तक्षेप बहुब्रीहि समास करता है तो वहां पर आंसर आपको बहुब्रीहि ही देना है। इस बात को एज ए ट्रिक याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट समास है बहुब्रीहि समास, अधिकतर पेपर में पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बताती हूँ अगला पार्ट। जैसे देखिए, एक है व्यतिहार। हमारा चौथा पॉइंट क्या है? व्यतिहार। व्यतिहार बहुब्रीहि समास। व्यतिहार मतलब क्या होता है? व्यतिहार मतलब होता है घात प्रतिघात, मतलब जोरदार बातें। अगर जहां पर बहुत जोरदार बातें की जाती है वहां पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि। ये बातें आपने कहीं नहीं सुनी होगी, आज पहली बार मैं आपको बता रही हूँ। याद रखिएगा इन सब बातों को कि बहुब्रीहि समास केवल भगवान के नामों में या पर्यायवाची में ही नहीं, वह बहुब्रीहि समास इस तरह के शब्दों में भी होता है। जहां पर जोरदार बातें की जाती हैं वहां पर व्यतिहार बहुब्रीहि होता है। अगर आपसे बहुब्रीहि के प्रकार नहीं पूछ रहा है तो वो शब्द किस समास में आएगा? बहुब्रीहि में ही आएगा भाई। प्रकार अगर बहुब्रीहि का है और प्रकार के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है तो समास कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। या लिखिए, जहां पर
जोरदार बातें की जाती हैं, जोरदार बातें या बहुत ही दबाव में बातें की जाती हैं, जोरदार बातें की जाती हैं, घात प्रतिघात की बातें की जाती हैं। जहाँ पर जोरदार बातें या घात प्रतिघात की बातें की जाए, क्या होगा? जहाँ पर जोरदार बातें या घात प्रतिघात की बातें की जाए वहाँ पर व्यतिहार बहुब्रीहि बहुब्रीहि समास होता है। जैसे मैं आपको कुछ शब्द बताती हूँ, जैसे लाठा लाठी, लाठा लाठी, इसमें कौन सा समास होगा भाई? जोरदार बातें, लाठी लाठियों ही लाठियों में। इसका मतलब यहाँ पर आप अव्ययी भाव या कोई और समास नहीं लगाएंगे, इसमें सामान्यतः योजक चिन्ह भी लगा रहेगा ऐसे। लेकिन यहाँ पर आप कौन सा समास लगाएंगे? बहुब्रीहि समास लगाएंगे। कौन सा समास लगाएंगे भाई? बहुब्रीहि समास लगाएंगे, क्योंकि बहुब्रीहि का ये प्रकार आपको बताता है कि जहाँ पर जोरदार बातें की जाए, जैसे धक्का मुक्की, नोट करते चलिए, धक्का मुक्की, जैसे धक्का मुक्की, लाठा लाठी, गाला गाली, ऐसे शब्द आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जल्दी कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ऐसे शब्द हैं लाठा लाठी, धक्का मुक्की, गाला गाली, इस तरह के जोरदार शब्द। जहाँ पर मुक्का मुक्की अगर मैं कह दूँ, केवल मुक्का मुक्की भी कह दूँ तो भी कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास भी आएगा। जैसे अगला लिखिए, मुक्का मुक्की, आज हमारा समास कंप्लीट होता है। कल मैं अगले वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें समास की बताऊंगी कि ये बहुब्रीहि किस प्रकार से सारे समासों में इंटरफियर या हस्तक्षेप करता है, तो कौन से शब्द बनते हैं, सारे शब्दों को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आगे बात देखिए, व्यतिहार बहुब्रीहि, जहाँ पर जोरदार बातें या घात प्रतिघात की बातें की जाए वहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। अगर केवल आपसे व्यतिहार या समानाधिकार न पूछा जाए धक्का मुक्की में कौन सा समास है, तो आप नेचुरली कौन सा समास लिखेंगे? बहुब्रीहि। लाठा लाठी में बहुब्रीहि, गाला गाली में बहुब्रीहि, मुक्का मुक्की में बहुब्रीहि। जहाँ पर भी जोरदार बातें की जाएंगी वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। मेरी राइटिंग थोड़ी बड़ी मैंने इसलिए लिखी है कि आपको क्लियर कट दिखे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो मेरी तरफ से। ठीक है, आगे देखती है, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर एक शब्द आप और जोड़ सकते हैं, जैसे घूसा घूसी, ऐसे शब्द घूसा घूसी। ठीक है, ये भी एक मारपीट की ही बातें हैं। घूसा घूसी, लाठा लाठी, गाला गाली, मुक्का मुक्की, धक्का मुक्की, ये सारे शब्द घात प्रतिघात की बातें की जाती है, मतलब लड़ाई झगड़े की जोरदार बात की जाती है, वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा? व्यतिहार बहुब्रीहि। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, वह बहुब्रीहि समास में कुछ बातें नोट करिए, जैसे कि सामान्यतः नोट करके लिखिएगा, NOTE नोट करके नोट करिएगा कि बहुब्रीहि समास में सामान्यतः सभी देवी देवताओं के नाम, बहुब्रीहि समास में सभी देवी देवताओं के नाम, बहुब्रीहि समास में बहुत ही सभी देवी देवताओं के नाम। याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखेगी कि बहुब्रीहि समास में सभी देवी देवताओं के नाम और तथा राक्षसों के नाम एवं पर्यायवाची शब्द एवं
पर्यायवाची शब्द जहाँ भी आते हैं कौन सा समास होगा, ये एज ए ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। अगर ट्रिक भी है इस तरह से तो नोट कर लीजिए इसको, ये ट्रिक है। बहुब्रीहि समास में सभी देवी देवताओं के नाम, राक्षसों के नाम, सभी देवी देवताओं के नीचे अंडरलाइन करिए राक्षसों के नाम के लिए, और पर्यायवाची शब्द आते हैं वहाँ पर अगर कोई पर्यायवाची शब्द है और आपसे पूछा जाए कि कौन सा समास है तो बहुब्रीहि समास है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ।